नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन कर लिया था, तो उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग जब लास्ट किए थे तो उसमें हम लोगों ने जियो पॉलिटिक्स पढ़ा था, और जियो पॉलिटिक्स के कारण ही कुछ थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ था। उन्हीं थ्योरीज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो उन सब में से सबसे पहले आता है हार्टलैंड थ्योरी, यानी हृदय स्थल सिद्धांत। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, विस्तार से बात करने वाले हैं हृदय स्थल सिद्धांत के बारे में। कब इसका ऑरिजिन हुआ, कब कब इसमें चेंजिंग किए गए, बदलाव किए गए, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं हार्टलैंड। इसे हृदय स्थल सिद्धांत भी कहा जाता है। हार्टलैंड को हृदय स्थल सिद्धांत कहा जाता है। इस शब्द का, यानी किस शब्द का? हार्टलैंड। हार्टलैंड शब्द का प्रथम प्रयोग जेम्स फेयर ग्रीव ने किया, लेकिन इसे सिद्धांत के रूप में मैकिंडर ने दिया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिद्धांत के रूप में हार्टलैंड को मैकिंडर ने दिया, जबकि हार्टलैंड वर्ड सबसे पहले जेम्स फेयर ग्रीव ने यूज किया। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मैकिंडर ने 1902 ईस्वी में, यानी 1902 ईस्वी में ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, और 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में मैकिंडर ने अपने शोध पत्र ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री दिया। यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है। 1902 में मैकिंडर ने एक अपना बुक का पब्लिकेशन करवाते हैं, प्रकाशन करवाते हैं, जिसका नाम होता है ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1902 में मैकिंडर ने दिया। अब 1904 में मैकिंडर ने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं, यानी शोध पत्र, जिसका नाम रहता है, वो जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उनका नाम रहता है ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। इस नाम से एक रिसर्च पेपर देते हैं रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में। और इस सिद्धांत में 1990 में, यानी 1919 ईस्वी में सुधार किया मैकिंडर ने, और इसे नाम बदलकर डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटी रखा। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 1902 में ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज नामक पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। 1902 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं जिसका नाम रहता है ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, और इसी को 1990 में चेंज करके डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटीज़ का नाम रख देता है ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटी नामक पुस्तक में ही पहली बार हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया गया था। जो मैकिंडर है, यह डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटी में ही हार्टलैंड वर्ड का सबसे पहले यूज करते हैं। हालांकि हार्टलैंड का जो वर्ड है इसको जेम्स फेयर ने ही पहले यूज किया था। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो भविष्य में समुद्र शक्ति की अपेक्षा स्थल शक्ति काफ़ी निर्णायक होगी, ये कहा गया था ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री में, जो कि मैकिंडर का रिसर्च पेपर था। उसमें यह बात कही गई कि इन फ्यूचर भविष्य में जो समुद्र शक्ति है उसके अपेक्षा स्थल शक्ति काफ़ी निर्णायक होगा।
यानी जो लैंड पावर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर हम बात करें सी पावर की, तो उसके तुलना में। अब यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका को संयुक्त रूप से पुरानी दुनिया के नाम से जाना जाएगा। अब मैकिंडर ने एक और बात कही, और वो यह है कि यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को, तीनों को यूनाइटली यानी संयुक्त रूप से पुरानी दुनिया के नाम से जाना जाएगा। पुरानी दुनिया क्यों? क्योंकि ये पूरे दुनिया में काफ़ी पीछे होंगे, ऐसा मैकिंडर ने कहा। और यही तीनों महाद्वीप कौन कौन? यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के संयुक्त भाग से निर्मित विशाल स्थलीय भाग को मैकिंडर ने विश्व द्वीप यानी वर्ल्ड आइलैंड के नाम से पुकारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्ल्ड आइलैंड में मैकिंडर ने किन महाद्वीपों को शामिल किया है? तो सिंपल सा आंसर है एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को। एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को संयुक्त रूप से मैकिंडर ने वर्ल्ड आइलैंड यानी कि विश्व द्वीप के नाम से पुकारा है। अब मैकिंडर ने विश्व द्वीप को, विश्व द्वीप में कौन? एशिया, अफ्रीका और यूरोप को, तो विश्व द्वीप को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? तो पहला भाग है हृदय स्थल, दूसरा आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी, और तीसरा है बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी। यानी फर्स्ट है हॉटलैंड, सेकेंड है इनर क्रिसेंट और थर्ड है आउटर क्रिसेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ल्ड आइलैंड को 3 भागों में बांटा है मैकिंडर ने। इसको आप यहाँ देख सकते हैं मैप में। ये हमारा हार्टलैंड है और इसी के चारों तरफ जो भाग है उसे इन्होंने इनर क्रिसेंट कहा है, और इसके चारों तरफ का जो भाग है उसे आउटर क्रिसेंट का नाम दिया है, जिसे वर्ल्ड आइलैंड एशिया, अफ्रीका और यूरोप को 3 भागों में बांटा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस मैप से थोड़ा और क्लियर समझ सकते हैं कि जो मैकिंडर है वो वर्ल्ड आइलैंड को 3 भागों में बांटा है। पहला था हार्टलैंड यानी पाइवोट एरिया, दूसरा इसी के बाहर का जो भाग था जिसे इनर और मार्जिनल क्रिस्टल कहा, और थर्ड है आउटर यानी इसके बाहरी भाग। इसके बाहरी भाग को इन्होंने आउटर या आउटर क्रिसेंट कहा है। ठीक है, तो यही था मैकिंडर का वर्ल्ड आइलैंड का 3 भाग, एक हार्टलैंड, दूसरा इनर क्रिस्टन और थर्ड है आउटर क्रिस्टन। अब बात करते हैं हृदय स्थल। तो इस शब्द का उल्लेख मैकिंडर ने 1919 ईस्वी में अपनी पुस्तक डेमोग्राफिक आइडियल एंड रियलिटी में विश्व द्वीप के आंतरिक भाग, जो कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हो तथा उत्तर में हमेशा बर्फ से ढका हो, उसे मैकिंडर ने सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र नाम दिया और बाद में इसका नाम बदलकर हृदय स्थल यानी हार्टलैंड कर दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अभी हम लोगों ने देखा कि 1904 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और उसी का नाम 1919 में इसका चेंज करके डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी रख देते हैं, और इसी में इन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के संयुक्त भाग को वर्ल्ड आइलैंड की संज्ञा देते हैं, और इसी वर्ल्ड आइलैंड को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कहते हैं जो हार्टलैंड है, ये जो हृदय स्थल है, वो पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण में पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा होगा तथा उत्तर में हमेशा बर्फ से ढका हो,
उसे मैकिन्डर ने सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र नाम दिया, यानी पाइवोट एरिया नाम दिया, और बाद में इसका नाम बदलकर हॉटलैंड यानी हृदय स्थल कर देता है। 1904 में मैकिन्डर ने हृदय स्थल का सीमा निर्धारण कुछ इस प्रकार किया। अब हम लोग देखते हैं कि जो मैकिन्डर है वो 1904 में जो हार्टलैंड था उसका सीमा निर्धारण करते हैं, बाउंड्री, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक हृदय स्थल है उसका सीमा निर्धारण करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैकिन्डर उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हार्टलैंड का जो उत्तरी सीमा है वो आर्कटिक सागर तक है, आर्कटिक सागर तट तक, और पूर्वी सीमा साइबेरिया यानी प्रशांत तट तक है। वहीं दक्षिणी सीमा हिमालय, यांगटिस्कियांग तथा पश्चिम एशिया तक है, और जो पश्चिमी सीमा है वो वोल्गा नदी या कैस्पियन सागर तक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो हार्टलैंड यानी हृदय स्थल सिद्धांत है उसका पूर्वी सीमा निर्धारित होता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कोई छांटना है। तो उत्तरी सीमा आर्कटिक सागर तट तक, पूर्वी सीमा साइबेरिया यानी प्रशांत तट तक, और दक्षिणी सीमा हिमालय, यांगटिस्कियांग और पश्चिम एशिया तक है। वहीं पश्चिमी सीमा वोल्गा नदी या कैस्पियन सागर तक। अब 1904 में हृदय स्थल जनसंख्या के दृष्टि से शून्य क्षेत्र था। जिस समय मैकिन्डर ने ये थ्योरी दिया हार्टलैंड 1904 में, उस समय हार्टलैंड को अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वहाँ बहुत कम था, यानी जनसंख्या की दृष्टि से ये शून्य क्षेत्र था, बहुत कम पॉपुलेशन हुआ करता था, जबकि संसाधन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। हार्टलैंड जो है 1904 में वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम था, लेकिन वो रिसोर्सफुल रीजन था, संसाधन संपन्न क्षेत्र था, ये हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हार्टलैंड का जो सीमा निर्धारण हुआ था उसको आप इस मैप में आसानी से समझ सकते हैं। जो हार्टलैंड का उत्तरी सीमा था वो आर्कटिक सागर था, आर्कटिक सागर तट है। वहीं अगर दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो हिमालय या यांगटिस्कियांग जो चाइना में नदी है, या पश्चिम एशिया इस तरफ, ठीक है। वहीं अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में साइबेरिया या प्रशांत तट, और पश्चिम में वोल्गा नदी या कैस्पियन सागर। यही चारों दिशाओं में हृदय स्थल का सीमा निर्धारित करता है मैकिन्डर के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हृदय स्थल को हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर में आर्कटिक सागर तट, दक्षिण में हिमालय यांगटिस्कियांग, पूरब में वोल्गा नदी, पूरब में प्रशांत तट या साइबेरिया, और पश्चिम में वोल्गा नदी या कैस्पियन सागर। अब जो ये तो फर्स्ट पार्ट था, यानी वर्ल्ड आइलैंड का पहला भाग था हार्टलैंड, जिसको हम लोगों ने देखा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट था, जो इनर क्रिसेंट था, आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है वो हृदय स्थल के चारों ओर स्थित स्थलखंड आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी हार्टलैंड के जो चारों तरफ है वो इनर क्रिसेंट कहलाता है, और जो इनर क्रिसेंट के बाहरी भाग है वो आउटर क्रिसेंट कहलाता है, जिसे हम लोग बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ एक चीज नोट में लिखा हुआ है, राजनीतिक भूगोल में 3 प्रकार की भू राजनीतिक संकल्पनाएं देखने को मिलती हैं। अब कौन कौन सी 3 राजनीतिक भू संकल्पनाएं हैं तो हम लोग उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहला आता है समुद्र शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना।
जिसे एटी माहन ने दिया है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये वीवीआई है। समुद्र शक्ति कॉन्सेप्ट यानी सी पावर कॉन्सेप्ट, तो एटी माहन। फिर सेकेंड आता है स्थल शक्ति पर आधारित भू राजनीति का संकल्पना, जिसे मैकिंडर ने दिया है, यानी लैंड पावर कॉन्सेप्ट, जिसे हृदय स्थल सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मैकिंडर ने दिया है। और इसी से एक रिलेटेड आता है रीमलैंड कॉन्सेप्ट, तो वो स्पाइकमैन ने दिया है। तो याद रखिएगा, सी पावर कॉन्सेप्ट एटी माहन, लैंड पावर कॉन्सेप्ट मैकिंडर जिसमें कि हार्टलैंड आता है, और रीमलैंड कॉन्सेप्ट स्पाइकमैन ने दिया है। और एक लास्ट में आता है एयर पावर, यानी वायु शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना, जिसे सेवेरस्की ने दिया है। अब एक यहाँ इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, यानी कोट है, जो कई बार एग्जाम में यही कोटेशन देकर पूछ लिया जाता है। कोटेशन क्या है कि जो पूर्वी यूरोप पर राज करेगा वही हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, और जो हृदय स्थल को नियंत्रित करता है वही विश्वद्वीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्वद्वीप को नियंत्रित करता है वही संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है। ये आपको कोटेशन याद रखना है, ठीक है, जिसको मैकिंडर ने दिया है। अब हम लोग बात करते हैं हृदय स्थल सिद्धांत में परिवर्तन होता है। तो 1943 में 1943 ईस्वी में मैकिंडर ने अपनी पुस्तक द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस में हृदय स्थल की सीमा में परिवर्तन किया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था हार्टलैंड में जो सीमा था आर्कटिक, हिमालय, वोल्गा रिवर और प्रशांत तट यानी साइबेरिया, तो उसमें अब चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है। और इन्होंने बताया कि विश्व में प्राकृतिक संसाधनों से युक्त दूसरे क्षेत्र भी शक्ति के केंद्र बन सकते हैं। यानी हार्टलैंड केवल वर्ल्ड आइलैंड ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र भी बन सकते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन अधिक हो और जनसंख्या कम हो। वैसे क्षेत्र भी शक्ति का केंद्र बन सकता है। तो 1943 के अनुसार क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, जो हार्टलैंड थ्योरी है, मैकिंडर इसमें चेंज करते हैं और उसका फिर से सीमा निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट को मैकिंडर ने मिडलैंड, मध्य स्थल बेसिन नाम दिया। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिएगा, मिडलैंड, मध्य स्थल बेसिन। तो इसको चेंज किया था 1943 में। अब मिडलैंड का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट को मैकिंडर ने मिडलैंड कहा। और यही मिडलैंड भविष्य में हार्टलैंड को टक्कर दे सकता है, ऐसा मैकिंडर का मानना था। ठीक है, मिडलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट है, और यही मिडलैंड भविष्य में हार्टलैंड को टक्कर दे सकता है। अब आप देखिए, जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, तो इस मैप में देखिए ये उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट, यानी इसका पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट, इस क्षेत्र को इन्होंने मिडलैंड का नाम दिया मैकिंडर ने। और यही मिडलैंड भविष्य में हार्टलैंड को टक्कर दे सकता है, ऐसा मैकिंडर ने कहा था। ठीक है, तो यही था आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच सेशन में बने रहने के लिए। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।